Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta August 2020 current affair compilation. 3 more videos and after that your August current affair compilation will be done. I know at this time you all are busy in doing prelims, mock tests and all, but still we have to do the August current affairs as well. So these videos are important, so please watch them and also share them and practice the MCQs. Okay, now there's no time to make the notes of it, but just simply write down if there is any important ministry and just listen the views, and if you want to highlight it you can also highlight them. So let's start with the today topics, that is important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations, potential and all. So ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होनी चाहिए, जो सच्चा है उसका ऑनर करो। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको डिजिटाइज किया जा सके, हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो और आसान और सिंपल हो सके। तो इसके अंदर फेसलेस असेसमेंट होगी, फेसलेस अपील होगी, टैक्स पेयर्स चार्टर होगा। ठीक है, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो फैसिलिटी है फेसलेस अपील की वो 25 सितंबर से मिलने लग जाएगी। नाउ इन इनिशिएटिव्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इन इनिशिएटिव्स की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत ही कम है। 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ ही टैक्स पे करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंट्रोस्पेक्ट किया जाए एंड हमें आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो उनको इनकम टैक्स भी पे करना होगा। इसके साथ कंट्री का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, just a minute. सो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अभी लेटेस्ट लॉज आए थे उसमें जो टैक्स बर्डन है, जो टैक्स सिस्टम का बर्डन है उसे कम किया गया। जो लिमिट है केसेस फाइल करने की हाई कोर्ट के अंदर वो 1 करोड़ रुपए कर दी गई है एंड सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपीज़। कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम, टैक्स सिस्टम्स को भी रैशनलाइज किया गया है कि 5 लाख रुपए तक का कोई भी लोन नहीं देना। नाउ लेट्स रीड अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो इंडस वाटर ट्रीटी आप सभी को पता है किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। नाउ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि एक मीटिंग हो इंडस वाटर ट्रीटी के इश्यूज़ को लेकर अटारी चेक पोस्ट पर, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। मार्च में इंडिया ने सजेस्ट किया कि हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि फिजिकल मीटिंग हो। इंडिया ने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कोविड-19 की वजह से ही लगाई जा रही हैं, सो फिजिकल मीटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग्स क्या हैं, ये कब हेल्ड की जाती हैं? तो जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो मीटिंग्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इंडस वाटर कमीशन जो कमिश्नर्स हैं इनको ये लीड करते हैं दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कि किस तरीके से डैम्स बनाने हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। ओके, जो लास्ट मीटिंग थी वो अक्टूबर में हुई थी इस्लामाबाद के अंदर एंड फिर इसके बाद कहा गया था कि मार्च 31 से पहले हो जाएगी। अब डिस्प्यूट ये है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन चल रही है रैटल रन ऑफ द रिवर ROR प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब के पास ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ध्यान रखिएगा, रैटल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर पर, कहाँ पर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया हैज़ कॉल्ड कि इंडिया ने कहा कि एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फेवर करता है कि रिजोल्यूशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से आएगा। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, कराची में साइन हुई थी 1960 में। ध्यान रखिएगा 1960 में हुई, किसके बीच में? उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आयूब खान एंड इसको ब्रोकर्ड किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। तब से ही इंडिया जो है वो ईस्टर्न रिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले हमारी इंडस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रवि है। ठीक है, देन आपका फिर बेज है, देन रवि है। ओके, एंड देन आपका है सतलेज। यस, पहले रवि है एंड देन आपका बेस है एंड सुतलेज जो है वो तो मतलब आपका ये जो नेपाल है वहीं से जो माउंटेन्स हैं वहीं से निकलता है। ठीक है, एंड ये फिर आपका जो पैरेलल चलता है इंडिया में आने से पहले।
ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो IJC दैट इज़ इंडस, चेनाब और झेलम को देखता है। एंड हमारी जो कंट्री है वो ईस्टर्न, बेज, रवि एंड सतलेज, ठीक है। देन देखिए जो वाटर कमिश्नर्स हैं वो साल में 2 बार मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा, एक बार अक्टूबर में एंड एक बार मार्च में। दोनों साइड्स डिटेल शेयर करते हैं एंड मैकेनिज्म यही है कि दोनों कंट्री कोऑपरेट करके चलें। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इतना सारा हो जाता है लर्न करने के लिए भी, बट लर्न तो करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल दिस इज़ UPSC। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आपकी इंडस रिवर गई है, गई है, गई है, गई है, गई है, और ये यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर जाके गिर जाएगी। ओके, तो ये आपकी हो गई इंडस। देन आपकी आई थिंक ये है आपकी झेलम, देन ये है आपकी चेनाब, देन दिस इज़ योर रवि, एंड ये है आपकी बीज, एंड ये सतलेज, ठीक है। तो ये दोनों आपके नेपाल से आ रहे हैं। ओके, सो ये रवि, बीज एंड सतलेज, एंड ये भी देख लीजिए। साथ ही साथ में ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। देन देखिए टिस्टा रिवर डिस्प्यूट। तो टिस्टा रिवर सबसे पहले तो कहाँ की है, सिक्किम से है। ओके, तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की है। इन टेंशंस के साथ साथ ही बांग्लादेश जो है वो एक और डिस्कशन चाहता है। $1 बिलियन का लोन वो चाइना से ले रहे हैं ताकि वो टिस्टा रिवर पर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बना सके। अब इंडिया क्यों चिंतित है, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो डिस्कशंस हो रही हैं चाइना के साथ वो उस टाइम पे आई हैं जब इंडिया ऑलरेडी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। लद्दाख पे पैंगोंग सो लेक आपने सुना होगा, फिंगर्स आपने सुनी होंगी। तो रिलेशंस चाइना एंड बांग्लादेश के अगर डेवलप होंगे सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया एज वेल। तो चाइना जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका, बांग्लादेश का, एंड इज़ द 4 मोस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स एज वेल। नाउ चाइना ने क्या कहा है कि बांग्लादेश से जो इम्पोर्ट्स आएंगे हम उन पर 97% ज़ीरो ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि चाइना उनके साथ तो बनाएगा ही ना। नाउ कंसेशन फ्लोड फ्रॉम चाइनाज ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, ये सब इन्होंने मतलब उसको दे दिया। और चाइना जो है वो बांग्लादेश को क्या देता है, आर्म्स सप्लाई करता है, ठीक है, लाइक गन एंड ऑल। नाउ टिस्टा रिवर एक तो ये ध्यान रखिएगा हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है उसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी टिस्टा रिवर। इसको जो टिस्टा रिवर है उसे जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ओके, एंड जो आपकी टिस्टा रिवर है ये सिक्किम के छुंगटंग आपका जो एरिया है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आप उसको मत माइंड कीजिएगा, जस्ट लर्न दिस नेम, छुंटहंग, यहाँ से निकलती है टिस्टा रिवर एंड फिर साउथ में वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इस पर टिस्टा बैरेज डैम जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है टू द प्लेन्स बिटवीन द अपर पद्मा को ही आपका जो है वो बांग्लादेश बोलता है गंगा को, एंड जमुना किसको बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर को। दो नेगोशिएशंस यही है कि किस तरीके से जो पानी है उसे शेयर किया जा रहा है सिंस 1983। तो 2011 के अंदर एक इंटरिम डील हुई थी कि 15 साल तक जो इंडिया है वो 42.5% टिस्टा के पानी को यूज़ करेगा एंड बांग्लादेश 37.5। बंगाल ने इस डील को अपोज किया था जिसकी वजह से ये अनसाइंड रह गई थी। नाउ बांग्लादेश चाहता है कि इसका फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो टिस्टा वाटर का फ्रॉम इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी भी हो रखी है 1996 में। अब ये ट्रीटी जो है वो एक एग्रीमेंट है ताकि जो सरफेस वाटर है उसको शेयर किया जा सके एट फरक्का बैराज। आपको फरक्का बैराज भी पता होना चाहिए, नियर द म्यूचुअल बॉर्डर। 2015 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ढाका भी गए थे एंड कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके, तो वेस्ट बंगाल जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी, पहले मैं आपको पढ़ा दूं टिस्टा रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है। बांग्लादेश में तो ये प्लेन्स के अंदर पानी लेके आती है, 14% क्रॉप्ड एरिया, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है 73% लोगों को वहाँ के। बंगाल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टिस्टा जो है वो नॉर्थ बंगाल की लाइफलाइन है। आधे से भी मीन्स हाफ अ डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बंगाल की वो टिस्टा के पानी पे डिपेंड है। अब आप थोड़ा सा डायग्राम देखिए, ये आपको येलो लाइन दिखाई दे रही होगी, दिस इज़ योर टिस्टा रिवर, ये आपकी टिस्टा रिवर है। एंड ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दिस इज़ योर ब्रह्मपुत्रा रिवर, एंड ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो वाटर है वो बांग्लादेश फिर
ये आपकी टिस्टा रिवर है एंड ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ कुछ पॉलिसीज़, कुछ पॉलिटिक्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसका इंडिया पर क्या असर होगा, इंडिया का डायस्पोरा, तो ये सब देखते हैं। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। अगेन ये देखिए, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि H1B जो वीज़ा होल्डर्स है अगेंस्ट हायरिंग दैम। नाउ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि हम कुछ फेडरल एजेंसीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट करें फॉरेन वर्कर्स के साथ, खास करके H1B वीज़ा के साथ, कि हायरिंग के लिए एक तरीके से जो ट्रंप है उन्होंने थोड़ी सी रोक लगाई है। चेंज क्या है, जो ऑर्डर है वो फेडरल एजेंसीज को मना करता है कि जिनके पास H1B वीज़ा होल्डर्स है उनको हायर मत कीजिए, फॉरेन वर्कर्स को भी हायर मत कीजिए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ US सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स। अब H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि US कंपनी को अलाउ करता है कि वो दूसरे देश के वर्कर्स को अपनी कंट्री के अंदर, US के अंदर काम दे सकते हैं। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये कॉस्ट को थोड़ा चेक में रखता है, बिकॉज US के जो लोग हैं वो ज़्यादा महंगी सैलरी पे काम करते हैं एंड जो फॉरेन जो वर्कर्स हैं वो कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक रीज़न ये है क्योंकि वो हायर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स एंड आउटसोर्स देयर बैक एंड डाटाबेस अपडेशन एंड अदर जॉब्स, एंड ये जो जॉब्स होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी कम वेजेस के अंदर इनको मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उससे फेडरल एजेंसीज जो हैं उनको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो इस कॉम्प्लायंस के साथ हैं कि सिर्फ US सिटीजन्स एंड नेशनल्स को ही अपॉइंट कर लिया जाए। रिजल्ट ये आएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उन्होंने गाइडलाइंस बनाई कि हाँ H1B जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी एंड अमेरिकन वर्कर्स को ही काम देना है। इमीडिएट रीज़न क्या है चेंज के, तो जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो कौन सी अथॉरिटी फॉलो कर रहा है, कौन सी अनाउंसमेंट, टेनेसी वैली अथॉरिटी कि 20% जो होगी बस वही आउटसोर्स करनी है एंड इससे जो 200 से भी ज़्यादा जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, अमेरिकन टेक वर्कर्स हैं टेनेसी के अंदर, वो अपनी जॉब्स खो देंगे। ऑलराइट, ट्रम्प के क्या आर्ग्यूमेंट है, ट्रम्प के आर्ग्यूमेंट यही है कि हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को आउटसोर्स करना इज़ स्पेशली डेट्रीमेंटल इन द मिडल ऑफ पैंडमिक, जिसकी वजह से अमेरिकन की जॉब लॉस्ट हो रही है एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर है। जो एम्प्लॉयर गलत यूज़ करते हैं H1B वीज़ा का उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया के लिए क्यों चिंताजनक बात है, क्योंकि जो ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन आया 23 जून को, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कहा कि H1B वीज़ा जो है उसके अंदर इंडियन जो लोग हैं वो भी वहाँ पर काम करने जाते हैं, तो इंडियंस को भी प्रॉब्लम आएगी। नाउ जो लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये इंडियन कंपनीज़ के जो वर्कर्स हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं उन पर भी फ़र्क पड़ेगा। नाउ US को कैसे अफेक्ट होगा, जो न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो उनके मिस परसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, उससे स्लो डाउन हो जाएगा जो रिकवरी फेज़ है US का भी एंड ह्यूज शॉर्टेज होगी स्टेम स्किल्स की। स्टेम स्किल्स क्या होती हैं, मीन्स जहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम करना है, कम पैसों में काम करना है, ओके। तो 65,000 न्यू वीज़ा एप्लीकेशंस हर साल इम्प्रूव होती हैं। आई थिंक मे बी आपको स्टेम की फुल फॉर्म भी मिल जाए तो उसको भी आप ढूंढिएगा, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। तो 65,000 न्यू वीज़ा एप्लीकेशन हर साल अप्रूव होती हैं, जिसमें से 1800 से लेके 2000 मीन्स 3% जो हैं उनको काम भी मिलता है एंड 70% जो वीज़ा है वो इंडिया के लोगों को मिलता है। तो नेक्स्ट क्या है, जो मिस्टर ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि मैरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लेकर आइए ताकि हाई स्किल्ड पीपल को ही काम मिल सके। Now we will read about Italian Marine's case will close trial only after victims can get hefty compensation, says High Court. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया एक ऑर्डर पास करने से, क्योंकि सेंटर ने उनको मीन्स प्ले किया था दैट सीकिंग क्लोजर ऑफ केसेस की जो केसेस हैं 2 इटालियन मैराइन्स, हमने पहले भी पढ़ा था, जिन्होंने जो इंडियन फिशरमैन है उनको मार दिया था फरवरी 2012 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि
हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि हम कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते जब तक हम विक्टिम की फैमिलीज़ को ना सुन लें कि उन्हें एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो क्रिमिनल ट्रायल को इंडिया में तभी क्लोज करेंगे जब विक्टिम्स के फैमिलीज़ को अच्छे से कंपनसेशन मिल जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएंगे। 3 जुलाई को सेंट्रल जो है वो टॉप कोर्ट गया था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि 2 इटालियन मेराइन्स वो आर्ग्यू कर रहे थे कि उन्होंने जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको माना है एंड इंडिया एंटाइटल है कॉम्पनसेशन के लिए। एंड ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि 3:2 वोट के बेसिस पे ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो इटालियन मेराइन्स थे उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय किया, क्योंकि इटालियन स्टेट ऑफिशियल्स जो है वो यूएनसी लॉज जो है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का हवाला देके बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने जो केस था वो वहाँ चला गया एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भाई जो अवार्ड है, अब जो उन्होंने कहा है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि जो वर्डिक्ट है वो ये कहता है कि जो अथॉरिटी है यूनियन ऑफ इंडिया की टू प्रोसिक्यूट द मेराइन्स एंड वो उनको पे करें। इंटरनेशनल अवार्ड डोमेस्टिक लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है एंड इंडिया ने देखिए यूएनसी लॉज जो है, जो लॉ ऑफ सीज है उनको भी रेटिफाई किया हुआ है, तो ये तभी फॉलो किया जा सकता है अगर आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग किया जाए। कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप कॉम्पनसेशन लीजिए एंड सेंटर जो है वो विक्टिम के फैमिलीज़ को भी सुने विद इन अ वीक। नाउ मेराइन केस एक्चुअली 2012 में 2 इटालियन मेराइन्स थे एंड दे फायर्ड शॉट्स वाइल ऑन बोर्ड एन इटालियन वेसल एनरिका लेग्जी इटालियन वेसल का नाम है, जिसमें 2 इटालियन मेराइन्स ने जो हमारे 2 इंडियन फिशरमैन थे उनको मार दिया था। नाउ जो फिशिंग वेसल था वो कंट्री के कंटेजियस जोन के अंदर ही था एंड ये काफ़ी क्लियर था कि जो ऑफेंस है मीन्स दे वारंटेड अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था अंडर डोमेस्टिक लॉ। नाउ मेराइन्स को अरेस्ट किया गया, फिर इंडिया से छोड़ा गया एंड फिर उन्हें इटली भेजा गया एंड इंडिया ने एक स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट भी सेटअप किया। एक ऑर्डर आया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कि एप्लीकेबिलिटी देखते हैं जुरिस्डिक्शन की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट देखे, तो 2 कंट्रीज़ के डिस्प्यूट जो था वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर चला गया। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट इज़राइल यूएई एग्रीमेंट। तो इज़राइल एंड फ़लस्तीन का तो वो 2-2 वॉर हम सुनते ही रहते हैं। नाउ इज़राइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो फुल्ली नॉर्मलाइज्ड हो जाए एंड जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो पैलेस्टीनियन इशू मतलब उसको थोड़ा रिशेप करने में शायद थोड़े काम आ सके। इसको कहा गया है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा जो एग्रीमेंट है वो अब्राहम अकॉर्ड्स है, तो अब्राहम अकॉर्ड्स है इज़राइल एंड यूएई का, ध्यान रखिएगा। ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इज़राइल, यूएई एंड यूएस के बीच में। इज़राइल ने कहा है कि वो जो एनेक्सिंग एरियाज़ हैं वेस्ट बैंक के जो उन्होंने ऑक्यूपाई किए थे वो उनको छोड़ देंगे एंड ये भी कहा गया इट ऑल्सो फॉर्म्स अप opposition to regional power Iran, which the UAE, Israel and US view as the main threat in the region. बैकग्राउंड यही है कि जो इज़राइल है उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किए थे इजिप्ट के साथ 1979 में भी, जॉर्डन के साथ भी 1994 में, लेकिन जो यूएई है वो अरब नेशंस के साथ मिलकर इज़राइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनके साथ डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं बनाता। वेस्ट बैंक ध्यान रखिएगा वेस्टर्न एशिया के मेडिटेरेनियन कोस्ट पर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ईस्ट में जॉर्डन पड़ता है, ग्रीन लाइन उसे सेपरेट करती है इज़राइल से, इज़राइल उसके साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ में तीनों तरफ है। वेस्ट बैंक एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द वेस्टर्न डेड सी शोर। डिस्प्यूट यही है जॉर्डन में जो वेस्ट बैंक था उसको जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 अरब इजरायली वॉर के बाद, फिर 6 डे की वॉर हुई थी 1967 में एंड इस वॉर के टाइम पे कंट्री ने इजिप्ट को, सीरिया को, जॉर्डन को सबको हरा दिया था इजराइल ने एंड 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स हुए वेस्ट बैंक के अंदर। ठीक है, तो 4 लाख यहाँ पे अराउंड इजरायली सेटलर्स हैं जो इन्हें जियोनिस्ट्स कहा जाता है एंड वो अब यहाँ पर रहते हैं। तो ये पैलेस्टीनियंस वाला ही इशू है, ये देख लीजिए आप। दिस इज़ योर वेस्ट बैंक, ये आपका वेस्ट बैंक आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ योर वेस्ट बैंक, यहाँ पे आप देखिए ये आपका इजराइल है, ओके एंड ये आपका जॉर्डन है। यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स दिखाई देंगे, ये आपके गोलन हाइट्स हैं।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका गाज़ा है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूरा पूरा पूछने की आई थिंक हो सकता है पेपर में आए, पूरी पूरी गुंजाइश है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ योर वेस्ट बैंक, दिस इज़ योर गोलन हाइट्स, दिस इज़ योर इज़राइल, दिस इज़ योर जॉर्डन, दिस इज़ योर सीरिया। नाउ ब्रिक्स इनोवेशन बेस, तो चाइना जो है वो चाहता है कि ब्रिक्स इनोवेशन बेस जो है वो चाइना में बने, ताकि ब्रिक्स के साथ उनके अच्छे रिलेशंस बन जाए। एंड एम यही है कि 5G एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन है उसको आगे ले जाया जा सके। चाइना जो है वो 5G को प्रमोट कर रहा है विद इन द ब्रिक्स ब्लॉक, एंड दे आर पुशिंग टैक-जी एंड ह्यूवाई, उनको इंटरनेशनली मीन्स वो पुश कर रहे हैं कि जो ह्यूवाई का जो नेम है उसका नेटवर्क बने ब्राज़ील के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के साथ तो कंट्रोवर्सी चल रही है। नाउ ब्रिक्स कंट्री ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, रशिया तो रेडी है चाइना के साथ काम करने के लिए। साउथ अफ्रीका में भी जो चाइनीज़ टेली कम्युनिकेशन फर्म है ह्यूवाई, वो भी वहाँ पर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ब्राज़ील ने भी अलाउ कर दिया है, बट इज येट टू टेक अ फाइनल कॉल। एंड इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना के पार्टिसिपेशन को रोल आउट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि चाइना का जो पार्टिसिपेशन है वो 5G के अंदर बढ़े, क्योंकि हमने आपको पता होगा 59 चाइनीज़ ऐप्स और बैन कर दी गई हैं। एंड गलवन वैली के अंदर जो जून में क्लैश हुआ था, जिससे हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे फ़र्क पड़ता है, इंडियन के जो इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये डायरेक्ट एंड जो इनडायरेक्ट लिंक हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के, ह्यूवाई के, वो चाइनीज़ मिलिट्री के साथ भी हैं। नाउ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलसी तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इशू सॉल्व नहीं होंगे। ऐसा ही एफर्ट यूके ने भी लिया है। मई के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो यूएस के पास गई कि जो 5G क्लब बनाया जाए सिर्फ 10 डेमोक्रेसीज़ का, जिसके अंदर G7 कंट्रीज़ होंगी। G7 कंट्रीज़ के अंदर आपकी यूएस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है एंड चाइना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूके, यूएस, इटली, जापान, फ्रांस एंड आपकी कनाडा। इसके साथ 3 कंट्रीज़ और, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। खास करके ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, क्या है आपके IAS है। ठीक है, IAS से इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड साउथ कोरिया है। इस इन मीन्स जो 5G इक्विपमेंट है उसके अच्छे सप्लाईज ये सब होंगे, लेकिन चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नाउ जो 5G है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो 5G आपका OFDM पर बेस्ड है, दैट इज़ ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके ऊपर डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक मेथड है मॉड्यूलेट करने का डिजिटल सिग्नल, ताकि इंटरफेरेंस कम हो। एंड ये साइंस एंड टेक से रिलेट करके पूछा जा सकता है। इसके बाद 1G, 2G, 3G, 4G। 1G जो है वो सिर्फ एनालॉग वॉइस प्रोवाइड करती है, 2G डिजिटल वॉइस, 3G मोबाइल डाटा, 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड 5G ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। देन देखिए, यूरोपियन यूनियन ने टर्की को कहा है कि वो मेडिटेरेनियन की ड्रिलिंग को रोक दे। नाउ यूरोपियन यूनियन अर्जेस टर्की टू स्टॉप मेडिटेरेनियन ड्रिलिंग। तो यूरोपियन यूनियन ने टर्की से रिक्वेस्ट किया है, कहा है कि भाई मेडिटेरेनियन सी के अंदर आप ड्रिलिंग मत करो। एंड EU ऑफिशियल्स को भी ऑर्डर किया कि वो ब्लैकलिस्ट भी करें उन टर्किश ऑफिशियल्स को जो इस तरीके का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इशू क्या है, कुछ रिसेंट वीक्स के अंदर टेंशन्स क्रिएट हुई ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के पानी में, वाटर्स में, एंड जिसको सिंपल राइवलरी माना जा रहा है ओवर एनर्जी रिसोर्सेज। टर्की जो है वो गैस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स लगा रहा है, एंड जो ग्रीक वेसल्स हैं उनके भी एनकाउंटर्स मीन्स उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। एंड एक और कंट्री बीच में आ जाती है अपना पैर मीन्स एक तरीके से घुसाने के लिए, दैट इज़ फ्रांस। फ्रांस किसका साथ देती है, फ्रांस साथ देती है ग्रीक्स का। अब ये फ्रांस का आपको याद होगा कर्नाटिक वॉर कि किस तरीके से वहाँ पर लड़ाई हुई थी, ऑस्ट्रिया वॉर जो हुई थी, एंड फिर किस तरीके से इन्होंने इंडिया में लड़ाई की। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि नाटो कंट्री कौन सी है, फ्रांस है। नाउ इनसे टेंशन्स क्रिएट होती हैं, US पावर की कहीं ना कहीं कमी मीन्स डिक्लाइन होती है। कैसे, तो देखिए, टेंशन्स फॉर माउंटिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, क्योंकि अगेन सेम ही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं कि टर्की जो है वो ड्रिलिंग वर्क कर रहा है नियर द मेडिटेरेनियन आइलैंड
आइलैंड ऑफ सिप्रस विच लाइक ग्रीस इज़ एन EU मेंबर कंट्री, जो कि ग्रीस की तरह ही, जो सिप्रस है वो ग्रीक की तरह ही EU मेंबर कंट्री है। नाउ टर्की जो है वो सिप्रस को कंट्री नहीं मानता, स्टेट नहीं मानता, एंड ये क्लेम करते हैं कि इनका जो 44% जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमारा है। सिप्रस जो था वो एथनिक लाइंस पे 1974 में अलग हो गया था, जब टर्की ने मीन्स एक तरीके से दे इन्वेडेड इन द वेक ऑफ ए कूप बाय सपोर्टर्स ऑफ यूनियन विद ग्रीस। तो ग्रीस एंड टर्की के क्लेम्स आते रहते हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन पर। ये मेडिटेरियन सी है, काफ़ी कम पार्ट दिखाया गया है। नाउ दिस इज टर्किश शिप सर्वे एरिया, जस्ट अ मिनट, दिस इज योर टर्किश शिप सर्वे एरिया एंड दिस इज सिप्रस, एंड ये है आपका टर्की। ठीक है, तो जो सिप्रस है वो क्या कहता है कि हम सेल्फ डिक्लेयर टर्किश रिपब्लिक हैं ऑफ नॉर्दर्न सिप्रस, एंड ये आपका टर्किश है। ठीक है, एक बार यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ग्रीस है, लिबिया है। ओके, सो दिस इज समवेयर इम्पॉर्टेंट। ये आपका इजिप्ट है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका वाला रीजन हो जाएगा, सो इम्पॉर्टेंट है। ये एक वास्ट सी पोजीशन है, यूरोप, एंड यूरोप आपका नॉर्थ में मिलेगा, अफ्रीका आपको साउथ में मिलेगा, एशिया ईस्ट में। मेडिटेरेनियन सी को भी थोड़ा देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पड़ता है ना, छोटा सा, वहाँ से अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। कौन? मेडिटेरेनियन सी। इसको होमर्स राइटिंग में पिलर्स ऑफ हरक्यूल्स भी कहा जाता है। एंड सी ऑफ ब्लैक सी के थ्रू, जो ये मेडिटेरेनियन सी है ये ब्लैक सी से कनेक्ट होता है, एंड सी ऑफ मरमारा से बाय द स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेलीज एंड द बोस्पोरस रिस्पेक्टिवली। जो 163 किलोमीटर जो स्यूज कैनाल है, जहाँ से आपको पता होगा ये एशिया की तरफ से जो रास्ता है, ये भी मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, किससे? रेड सी से। नाउ सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा। सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो IFC जो है वो इंडिया पार्टनर्स फंड सेकंड के अंदर $10 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ताकि स्टार्टअप्स हो सकें, फॉर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स। IFC एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है, एडवाइस करती है, एसेट्स को मैनेज करती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 ग्रुप हैं, उसके अंदर एक IFC है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC US के अंदर है। 1956 में ये बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर आर्म बनके, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे प्रॉफिट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ अब जो IFC है वो गवर्नड है, इसके मेंबर कंट्रीज से ही इनकी एक्सक्लूसिव लीडरशिप होती है। यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है। ऐसी कॉरपोरेशन है जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वही मेंबर गवर्नमेंट्स भी हैं। नाउ 2009 से ही IFC जो है वो डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस कर रहा है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने में गवर्नमेंट की मदद करते हैं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड बैंक है, 5 इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आती हैं। वर्ल्ड बैंक को ही दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं दैट दिस इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मीन्स ये IBRD। देन आप देखेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एंड अभी हमने न्यूज़ पढ़ी है इसके बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देन दिस इज योर MIGA, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड देन ये आपका है ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब हम पढ़ेंगे आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, मुंबई रेलवेज विकास कॉरपोरेशन एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $500 मिलियन का। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड है ये, ताकि नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके, सर्विस को एंड सब अर्बन रेलवे सिस्टम को मुंबई के अंदर। नाउ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। एम यही है कि एशिया के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ओके, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहले A है, लास्ट में B है, तो A से एशियन एंड B से आपका बीजिंग। 2016 में इन्होंने काम करना शुरू किया है, तो रिसेंटली ही ये बना है।
देन एशिया के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। क्या ये न्यू मेंबर्स को भी रिक्रूट करते हैं? तो ये एक ओपन एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड जो भी मेंबर्स हों, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हों या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के हों, मींस IBRD एंड जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी आकर इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड दूसरे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की तरह ना होके ये जो बैंक है ये नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ को भी उनको भी अलाउ करता है कि वो भी इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। नाउ इसके अंदर एक प्रोजेक्ट सेपरेशन स्पेशल फंड भी बना हुआ है, 2016 में बना था। मल्टी डोनर फैसिलिटी है, प्राइमरी पर्पस यही है कि जो एशियन प्रोजेक्ट जो बैंक है वो खास करके जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको एक बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस कर सकें। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये इसका ऑर्गन्स देख लीजिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर एक गवर्नर होते हैं, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड जो नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे बैंक के जनरल ऑपरेशंस के लिए, या वो पावर्स जो उन्हें देंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी होगा जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा, सीनियर मैनेजमेंट को हेल्प करेगा एंड 2 ईयर टर्म्स के बेसिस पर मेंबर्स अपॉइंट होते हैं एंड उनको एक स्मॉल ऑनरेरियम ही मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती। नाउ यूनाइटेड नेशंस ने इसको मीन्स पाया कि हाँ ये ज़रूरी है फॉर स्केलिंग अप फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो कैपिटल है इस बैंक की वो कितनी है, $100 बिलियन। ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 2/3, वर्ल्ड बैंक के 1/2। ओके, नाउ स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, सही है। Now GS3 Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामोद्योग विकास योजना। तो आप ध्यान रख सकते हैं, देखिए ग्राम का उद्योग कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इसको अप्रूव किया है। किस लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर 4 पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएंगे जिनमें से एक जो होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर होगा। 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स होंगी एंड 10 मिक्सिंग मशीन होगी। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सिंपल एंड स्वीट, ठीक है, ये बहुत मतलब छोटी सी एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देन देखिए NSFE दैट इज़ नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है कि किस तरीके से हम अगले 5 सालों में फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाले हैं। ये जो मल्टी सेक्टरल लेड अप्रोच है इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, इंडिया एम्पावर्ड होगा। पहली इस तरीके की स्ट्रैटेजी 2013 में भी रिलीज़ हुई थी, अब ये दूसरी बार रिलीज़ हुई है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके, ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकें, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें, इंश्योरेंस के बारे में सोच सकें। नाउ इसके अंदर द NFSC हैज़ बीन पुट टुगेदर बाय द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इसके साथ 4 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स आपके RBI, SEBI, ठीक है, PFRDA दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड IRDA दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इसके स्टेक होल्डर्स होंगे। अब क्या काम होगा इसके अंदर, एक तो 5C मीन्स कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इस पर काम करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट प्रोवाइड करना है स्कूल के बच्चों को भी, टीचर्स को भी, सभी को। कैपेसिटी डेवलप करनी है अलग अलग इंटरमीडिएरीज लेवल पर। एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए। कम्युनिटी लेड अप्रोचेस देखनी है। एक स्पेसिफिक पीरियड आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है। इंटीग्रेट करना होगा फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम के अंदर भी एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी देखेंगे। एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा ताकि प्रोग्रेस की जा सके।
आउटकम्स यही होंगे, सबको समझ आएगा कि फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। सिर्फ कॉमर्स वालों को नहीं, साइंस वालों को भी समझ में आएगा, स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा, क्रेडिट डिसिप्लिन आएगा, किस तरीके से क्रेडिट लिया जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो यूसेज है वो इम्प्रूव होगा, रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। NCFE ध्यान रखिएगा, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसे प्रोमोट अगेन वही 4 आपके रेगुलेटर्स RBI, SEBI, IRDAI एंड PFRDA। देन देखिए व्हाट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी पहले भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री की कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, वो 63,288 करोड़ हो गया है जुलाई के एंड तक, लगातार 4th कंसेक्यूटिव मंथली वाइज। नाउ जितना टोटल पैसा खर्च किया गया उसमें से 52,000 मीन्स रफली हम थोड़ा देख लेते हैं, 52,000 तो इक्विटीज़ में, 10,000 जो हैं वो डेप्ट में एंड 250 करोड़ जो है वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज में एंड 190 डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। तो सबसे ज्यादा इक्विटीज में ही है, फिर डेप्ट में, देन हाइब्रिड में एंड देन डेरिवेटिव्स के अंदर। नाउ क्या होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें इशू करता है कौन, एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसको, एक ओवरसीज इन्वेस्टर को जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है बिना अपने आप को सेबी के अंदर रजिस्टर कराए हुए। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नाउ पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, डेप्ट सिक्योरिटीज ले सकते हैं, इससे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है एंड जो FII की जो रिपोर्ट है दे नीड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टर्स। इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो पैसा होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होता है एंड ये एक एनोनिमस नेचर है इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि ये इंडियन रेगुलेटर्स के बियॉन्ड है, क्योंकि सेबी के अंदर तो ये आते ही नहीं ना। देन देखिए सिन गुड्स एंड सिन टैक्स, तो इस तरीके की टर्म्स पूछी जाती हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ही कहा है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं जैसे आपकी स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, ये ना ही तो लग्जरी है और ना ही सिन गुड्स है। सो मैरिट अ GST टैक्स रेट रिवीजन, तो इसके लिए GST टैक्स जो रेट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी 28% GST लगता है। सिन गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो कि सोसाइटी के लिए खतरनाक है, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग एंड पोर्नोग्राफी। अब देखिए इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, दिस कैन बी द क्वेश्चन, तो एक तो आपको ध्यान रखना कैंडीज़, देन सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, शुगर एंड कॉफ़ी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती है जो डेली कंज्यूम की जाती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन व्हाट इज सिन टैक्स, सिन टैक्स उन गुड्स पर लगाए जाते हैं क्योंकि इनसे लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, खास करके टबैको पर एंड अल्कोहल पर। और 3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस टैक्स को जस्टिफाई करते हैं, ताकि प्राइस बढ़ेगा तो लोग इसका कंजम्पशन कम करेंगे एंड सोसाइटी को कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि इनकी वजह से हेल्थ जो सिस्टम है वो बढ़ रही है, तो बाकी लोगों को कॉम्पनसेट होगा एंड हेल्थ सेक्टर के रिसोर्सेज को भी बढ़ाने के लिए। नाउ सिन गुड्स के अलावा जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कार, उन पर सेस लगता है एंड कुछ सिन गुड्स हैं जिनके ऊपर सेस लगता है जैसे कि सिगरेट्स, पान मसाला एंड एरेटेड ड्रिंक्स। नाउ ग्लोबल एग्जांपल्स कुछ कंट्रीज हैं जैसे UK, स्वीडन, कनाडा, ये भी सिन टैक्सेस लगाते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर टोबैको, अल्कोहल, लॉटरीज, गैम्बलिंग, फ्यूल, इन पर भी टैक्स लगता है। मैक्सिको के अंदर सोडा टैक्स भी लगा था 2013 में। इम्पॉर्टेंट यही है कि एग्सेसिव जो कंजम्पशन हो रहा है इससे हेल्थ रिस्क भी है, फैमिलीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम है। दूसरी कंट्रीज़ का एविडेंसेस देखें तो इस तरीके की जो कंजम्पशन है वो टैक्स लगाने से थोड़ी बहुत कम हुई है। जो रिवेन्यूज़ जो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लेती है वो लिक्विड सेल से ही लेती है एंड इससे ये बोनांजा बन गया एक तरीके से स्टेट के लिए। तो वो हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी देखा कि लोगों से ज़्यादा जो थे वो स्टेट ज़्यादा आतुर थे कि ये मतलब खुले और क्या कहते हैं हमें टैक्स आना शुरू हो, क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं खोली गई, सबसे पहले वो खोला गया था। सो दिस इज समथिंग कि ये बोनांजा बन गया स्टेट के लिए, कमाई का साधन बन गया है।
कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अमाउंट, ध्यान रखिएगा, अराउंड 73,000 करोड़, तो 73,615 करोड़ का जो अमाउंट है वो कॉन्टिजेंसी फंड के अंदर डाल दिया है। एंड एज अ रिजल्ट जो कॉन्टिजेंसी फंड है वो मीन्स अब 2,64,034 करोड़ रुपए का हो गया है। तो सेक्शन 47 जो है आरबीआई एक्ट का, वो ये कहता है कि आरबीआई का जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है इमीडिएटली आफ्टर कॉन्टिजेंसी प्रोविजंस, एंड ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशंस को लेकर है। नाउ ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर भी आता है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर भी हमने उसको देखा था, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। कॉन्टिजेंसी फंड अभी हम देखेंगे, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कोई, जैसे हम अपने घर के अंदर कुछ पैसे जमा करके रखते हैं भविष्य के लिए, तो इसी तरीके से आरबीआई भी जमा करता है कुछ अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज के लिए, ठीक है। नाउ यही है, एंड ये जो अमाउंट होती है ये आरबीआई के पास ही रहती है। नाउ सेंट्रल बैंक के मेन जो रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स हैं कि भाई रिस्क है तो इसके लिए वो कॉन्टिजेंसी फंड बनाते हैं, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ बनाते हैं, ठीक है। नाउ इनसे जो इनका अमाउंट है वो 13.88 लाख करोड़ हो गया है। अभी हमने पढ़ा CGRA बनाते हैं, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये भी आरबीआई बनाता है ताकि जो गोल्ड प्राइजेज है या जो करेंसी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, उसको थोड़ा देखा जा सके। IRA आपका इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी बनाते हैं, रुपी सिक्योरिटीज़ भी बनाते हैं, ओके। अगेन इसीलिए है कि ये जो अमाउंट है वो रिस्क से, कि कोई भी अनरियलाइज्ड गेन या जो अनरियलाइज्ड लॉसेज है वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन देखिए GST शॉर्टफॉल, तो सेंटर ने 2 ऑप्शंस रखे हैं स्टेट्स के सामने GST रिवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए। क्या है कि स्टेट्स जो है वो बोरो करें 97,000 करोड़ रुपीज़, एंड जो कि एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल पाया गया ऑन अकाउंट ऑफ GST एक स्पेसिफिक विंडो के थ्रू आरबीआई से कंसल्ट करके, ठीक है, मींस एक GSEC लिंक्ड इंटरेस्ट रेट पर। देन दूसरा क्या है कि वो पूरा जो अमाउंट है 2.35 लाख करोड़ का वो उसे बोरो कर ले आरबीआई से, एंड उन्हें कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये जो लोन है इन्हें मींस दिया जाएगा थ्रू द रेलिवेंट कंपनसेशन सेस, एंड जो स्पेसिफाइड डीमैरिट गुड्स हैं, देखिए डीमैरिट गुड्स क्या होते हैं, मे बी ये आपका इसके अंदर आ भी जाए, लेट मी सी, नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए द लोन्स विल बी सर्विस्ड विया द प्रोसीड्स ऑफ द रेलिवेंट कंपनसेशन सेस। देखिए जो लोन्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे, कॉम्पनसेशन सेस होता है एक, उसके थ्रू दिए जाएंगे, विच विल अप्लाई ऑन द स्पेसिफाइड डीमैरिट गुड्स फॉर अ ईयर और मोर बियॉन्ड द करंट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ये जो कंपनसेशन सेस है ये उन पर लगता है जो डीमैरिट गुड्स होते हैं। डीमैरिट गुड्स आप एक तरीके से नुकसान वाले ले सकते हैं जिनमें फ़ायदा नहीं होता। इशू क्या है, जो GST कंपनसेशन एक्ट 2017 था, उन्होंने स्टेट को गारंटी किया था कि अगर उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा GST इम्प्लीमेंटेशन के पहले 5 साल में तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है। कैसे सेस वो कहाँ से लाएंगे ये पैसा, सिन गुड्स लग्जरी गुड्स पे सेस लगा के, वो हमने अभी पढ़ा। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया जिसकी वजह से GST भी, सेस कलेक्शन सब डाउन हो गया, 40% गैप पाया गया कॉम्पनसेशन पेड में एंड सेस कलेक्टेड के अंदर। तो स्टेट्स ने कहा कि हमारा जो GST रेवेन्यू गैप है वो 3 लाख करोड़ का है कोविड-19 की वजह से, एंड इसको जो फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। अब जो कोरोना वायरस है वो फैला तो इसके अंदर GST की गलतियां निकालना कितना हद तक सही है, चलिए वो छोड़ते हैं। नाउ व्हाट इज कॉम्पनसेशन सेस, द मॉडलिटीज ऑफ द कॉम्पनसेशन सेस वर स्पेसिफाइड। वही सेस की बात जो थी कि भाई अगर आपको नुकसान होगा पहले 5 साल के अंदर तो GST कंपनसेशन सेस आपको मिल जाएगा। एक्ट ने यही अज्यूम करा था कि जो GST रेवेन्यू है वो हर साल 14% बढ़ेगा एंड हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। स्टेट ने टैक्स कलेक्ट किए बट कलेक्ट किया कम देन दिस अमाउंट इन एनी ईयर, मतलब किसी भी साल के कंपैरिजन में, अगर इस साल कंपेयर करेंगे 2020 को तो कम ही रहेगा। नाउ ये स्कीम तो 2022 तक वैलिड है, तो कंपनसेशन सेस फंड क्रिएट किया गया ताकि स्टेट्स को पैसे पे किए जाए, एडिशनल सेस भी पे किया जाएगा एंड इसे रिकमेंड किया था GST काउंसिल
काउंसिल ने भी। चैलेंजेस यही हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर, एंड जो ग्रोथ की गारंटी कही थी 14% की, तो ये काफ़ी एम्बिशियस है कि इसके बारे में अभी से सपना देखा जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे पेमेंट तो करनी पड़ेगी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है इसके लिए कि जो गारंटी पीरियड है वो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद ही शॉर्टफॉल में चल रही है, एंड सेंटर को खुद मीन्स बोरो करना पड़ रहा है। सेंटर स्टेट्स को कन्विंस कर सकती है कि 14% ग्रोथ टारगेट जो है वो अनरियलिस्टिक है। देन देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 2014 15 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी, एंड अभी इसके अंदर जो अकाउंट्स है वो 40 करोड़ के करीब है। रूरल में 63.6%, विमेन 55.2%। ये नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, तो जन धन से याद रखिएगा, इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने के लिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, जो लोगों के पास बैंक नहीं है उन्हें बैंक में लाने के लिए, जो अनसिक्योर्ड है उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए, एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख का, एंड अनफंडेड को फंड करने के लिए। नाउ ये जो स्कीम थी ये 6 पिलर्स पर बेस्ड थी कि सभी को बैंकिंग सर्विसेज देनी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपये की मिलेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट किया जाएगा ताकि डिफ़ॉल्ट्स हो जाए तो उनको पैसा कुछ वापस मिल सके। इंश्योरेंस किया जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपये का तक का एक्सीडेंट में, एंड 30,000 का लाइफ कवर। एंड पेंशन स्कीम भी थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नाउ जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है हर हाउस होल्ड से हर अनबैंक्ड अडल्ट पर। रुपे कार्ड इंश्योरेंस लॉन्च हो गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। 2,000 कर दी गई है बिना किसी कंडीशन के। जो अपर एज लिमिट है वो भी 60 से बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दी गई है। देन देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो कृषि से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके अंदर आएंगे। सारे बाकी बेसिक पॉइंट्स हैं, वेस्ट से हेल्थ पे जाओ, डेयरी फिशरीज, इन सब पर ध्यान देना है। 2 महीने का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे। 25 लाख रुपए तक का जो फंडिंग है वो सीड स्टेट फंडिंग होगी, एंड जो आइडिया है प्री सीड स्टेट फंडिंग का वो 5 लाख तक का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा लर्निंग है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2017 में लॉन्च की गई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर स्टेट्स को इंसेंटिव्स भी मिलते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के अंदर। रफ्तार ध्यान रखिएगा, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेज्यूविनेशन। ये बाकी सारे गुड पॉइंट्स है, फार्मर्स की मदद करना एंड ऑल। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60:40 में पैसा मिलता है। नॉर्दर्न एंड हिली स्टेट्स को 90:10 एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%। देन देखिए कृषि मेघ, तो कृषि है दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है। ये डाटा रिकवरी सेंटर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। इसे सेटअप किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। एंड जो डाटा रिकवरी सेंटर है, डाटा रिकवरी सेंटर में जो कृषि मेघ है वो सेटअप किया जाएगा हैदराबाद के नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे गुड पॉइंट्स आपको रखने होंगे जो मेंस में काम आएंगे। अभी हमने देखा कि इसे सेटअप किया जाएगा, एंड इसको जो फंड है जो आपका हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि इसे सेटअप किया गया है किस प्रोजेक्ट के अंदर, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे PhD वगैरह करते हैं तो इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक देगी ताकि हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। देन देखिए लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो कोविड-19 की वजह से अब हमें हेल्थ एंड सेफ फूड की ज़रूरत है, एंड कोशिश की जा रही है क्योंकि इंडिया जो है वो नंबर 1 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रैंक है हमारी ऑर्गेनिक फार्मर्स में। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया में देखें तो 9th रैंक है। सिक्किम पहली स्टेट है जो कि पूरी फुल्ली ऑर्गेनिक है, एंड त्रिपुरा एंड उत्तराखंड के भी कुछ इसी तरीके से टारगेट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है। ट्राइबल एंड आइलैंड टेरिटरीज को नर्चर किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनिक स्टोरी को कंटिन्यू रखें। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स इंडिया से होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सीसम,
सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस, पल्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, दिस इज़ योर वर्मी कॉम्पोस्ट, दिस इज़ ग्रीन लीफ मैन्योर, दिस इज़ क्रॉप रोटेशन, this is biofertilizer, this is animal husbandry and this is biological management। इसके लिए आपका एक मिशन चल रहा है, दैट इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। परंपरागत कृषि विकास योजना भी चल रही है। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज़ किए जाए। सो थैंक यू सो मच। बीटी ब्रिंजल हम कल करेंगे। थैंक यू।